औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करना चाहते हैं कुछ सिविलियन बालादस्ती की। सिविलियन बालादस्ती की बात जब होती है तो निशाना फ़ौज को बनाया जाता है। फ़ौज का कोई भी रिटायर्ड अफसर जब किसी ओहदे पर तैनात किया जाता है या तैनात होता है तो निशाना फिर भी फ़ौज को बनाया जाता है। वो लोग जो मैं ख़ुद भी सिविलियन बालादस्ती की बात करता हूँ और उसका हमेशा जो है वो हमायत मेरी सिविलियन बालादस्ती के साथ रही है। लेकिन आया ये एक सोचने का बड़ा अहम मकाम है कि सिविलियन बालादस्ती पाकिस्तान में आती क्यों नहीं है या वो कैसे आएगी। आप हालिया एक सूरत हाल को आप देख लें तो आसिम बाजवा साहब को वज़ीर आज़म का जो इत्तलात का खुसूसी मावन मुकर्रर किया गया, तो इशराफिया और बदमाशिया और वो लोग जो पाकिस्तान के एजेंडे के मुखालिफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं या किसी न किसी हवाले से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी हर्जा सराई कर रहे होते हैं, वो निशाना फ़ौज को बनाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब फ़ौज जो है वो मदाखलत कर रही है। फिर वो इस चीज़ को भी गिनते हैं कि जनाब फ़लाँ इदारे में भी फ़ौज है, फ़लाँ इदारे में भी फ़ौज है, फ़लाँ जगह भी फ़ौज आ गई है, तो ये एक मार्शल लॉ जो है वो आ गया है। आज हम थोड़ा इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे मुख्तसरन से कि सिविलियन बालादस्ती जो है वो एक ख्वाब ज़रूर है। आखिर ये ख्वाब पूरा कब होगा? वो ख्वाब कुछ ऐसे पूरा होगा कि सबसे पहले अगर हम इस हवाले से बात कर लें कुछ फ़ौज की। फ़ौज का जो एक सिस्टम है, फ़ौज का हायर का एक जो सिस्टम है, फ़ौज का रिक्रूटमेंट का जो सिस्टम है, फ़ौज एक का जो ट्रेनिंग का एक निज़ाम है। जब एक आम देहाती आदमी को, एक आम गांव के बंदे को फ़ौज जब रिक्रूट करती है तो उसके लिए एक उन्होंने मेरिट मुकर्रर किया हुआ है। वो मेरिट जो है कहीं जब वो बंदा क्वालिफाई करेगा, उस मेरिट को पूरा करेगा, वो मेरिट जो है वो हो सकता है कि मैट्रिक है, साथ जो है उसका एक ख़ास हाइट है, उसका एक साथ ख़ास वेट है, उसका एक ख़ास जिस्मानी वज़न है, एक्सरसाइज है। ये सारी चीज़ें उस क्वालिफाइंग जो पीरियड है उसमें चेक की जाती हैं और जिस तरह से उनको रिक्रूट किया जाता है, जिस तरह से उनको हायर किया जाता है, एक पूरा एक मेरिट का एक सिस्टम है। आप यहाँ कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत शायद कहीं ना कहीं सिफारिश की बात भी होती होगी, लेकिन वो शायद 5% होगी, मैक्सिमम 5% होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो सिलेक्ट होकर आते हैं, चाहे वो आम जवान हो सिलेक्ट होकर, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे वो पीएमए के ऑफिसर्स हों, जहाँ भी ऑफिसर्स लेवल तक जो सिलेक्शन होती है वो आम तौर पर मेरिट की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर और एक पूरा एक टेस्ट का सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस टेस्ट को जो क्वालिफाई करते हैं वो लोग आगे भर्ती होकर आते हैं। जवानों में भी वही होते हैं और ऑफिसर्स के अंदर भी वही होते हैं। तो ये एक ख़ास वजह है कि चूंकि उनके यहाँ एक मेरिट का सिस्टम है और मेरिट की वजह से जब वो ऊपर आते हैं फिर उनकी जो सलाहियतें होती हैं उनको पॉलिश किया जाता है, उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है, उनको इस तरह की तरबियत दी जाती है कि वो अपने स्किल में, वो अपने फ़न में, वो अपने जो उनकी जॉब होती है उसमें वो माहिर होते हैं, वो पावरफुल होते हैं उसमें, वो उनको हर स्किल पता होता है अपनी जॉब का। जब भी पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त आते हैं तो वही फौजी जवान, वही फौजी अफसर जो है वो पहुंचा होता है उस मसले को डील करने के लिए, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी टाइप की इमरजेंसी हो। तो पाकिस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो जवान हैं वो उस मामले में हल करने में पहुंचे होते हैं। वही इस चीज़ की काबिलियत रखते हैं कि वो उस मामले से निमट सकते हैं, उस मामले को हल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग एक मेरिट की बुनियाद पर होती है और वो एक स्किल लेकर आगे चलते हैं जिसकी वजह से उनमें उनकी ये काबिलियत होती है कि वो उस मसले से निमट सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो पैदा होता है कि आखिर फ़ौज को निशाना क्यों बनाया जाता है? जब भी कोई हमला होता है तो फ़ौज को निशाना बना के सबसे पहली बात जो होती है वो इसलिए होती है, फ़ौज का निशाना इसलिए बनाया जाता है
कहते हैं कि जब किसी मुल्क को तबाह व बर्बाद करना हो तो उसकी फ़ौज का जो इमेज है उसको आप इस तरह से बयान करें, उसके इमेज को ख़राब कर दें, उसके इमेज को तबाह कर दें, उसके इमेज को ख़त्म कर दें, उसकी इंसल्ट करें, उसकी बेइज्जती करें, इस हद तक करें ताकि हर बंदा ये बात करे कि जितने भी मामलात हैं वो फ़ौज ही ने किए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। फ़ौज ने माजी में गलतियां की होंगी, फ़ौज ने माजी में सियासत में हिस्सा भी लिया होगा, लेकिन ये कोई अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 साल देखें तो इस अरसे में फ़ौज ने अपने अंदर एक डिसिप्लिन कायम किया है और एक सिस्टम बनाया है जिसके बाद अब सियासत में बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते। तो असल जो फ़ौज को निशाना बनाया जाता है, सबसे पहला जो है उसके किरदार को मशकूक बनाना, और वो लोग जो फ़ौज के किरदार को मशकूक बनाते हैं बेसिकली वो किसी दूसरे मुल्क के एजेंडे पर होते हैं, वो दुश्मन मुल्क के एजेंडे पर होते हैं। उनका मकसद यही होता है कि दुश्मन मुल्क के एजेंडे को हमने फॉलो करना है और इस मुल्क को हमने तबाह करना है, और उस तबाही के लिए सबसे पहला जो निशाना होता है वो फ़ौज होती है। इसीलिए कहते हैं कि पीड़ा होर तब फकियां होर। असल में उनकी प्रॉब्लम कोई और होती है लेकिन निशाना वो फ़ौज को बनाते हैं, और बेसिकली वो इस तरह से निशाना बनाकर बदनाम करके फ़ौज की जड़ें खोखली करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना चाहते हैं। आप आज देखें तो ये मुल्क अगर कायम है तो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से कायम है, पाकिस्तान फोर्स की वजह से कायम है। इसको अगर कंपेयर करें हम अपने पड़ोसी मुल्क से, पड़ोसी मुल्क हमारा जो है वो भारत है। भारत में वो कहा जाता है और मिसालें दी जाती हैं कि मदाखलत कम रही है और सिविलियन बलादस्ती ज़्यादा रही है। तो उस सिविलियन बलादस्ती के बाद जो रिज़ल्ट आया, अब मोदी साहब उन्होंने जो है ना अपने अवाम की सत्यानाश कर दिया। उन्होंने वहाँ जो मुसलमान हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर है चाहे वहाँ है, उनके सत्यानाश कर दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिविलियन बलादस्ती फुल जो है वो आपको रिज़ल्ट दे सके। हाँ, ये सिविलियन बलादस्ती कब कायम होगी? जब फ़ौज को अब बदनाम करना छोड़ेंगे। और सिविलियन बलादस्ती फ़ौज लेके नहीं आएगी, सिविलियन बलादस्ती सहाफ़ी लेके नहीं आएंगे, सिविलियन बलादस्ती आम लोग नहीं लेके आएंगे। सिविलियन बलादस्ती उस वक्त आएगी जब आम सियासतदान खुद अपने आप को दुरुस्त करेंगे। जब सियासतदान सियासत को इबादत समझ कर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम बिल्टअप होगा, एक सिस्टम कायम होगा जिसके तहत सिविलियन बलादस्ती आएगी। उसके बाद जब तक ये मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम के तहत सिर्फ वडेरे, जागीरदार, सरमायादार ही ऊपर आते हैं, वही इलेक्शन लड़ते हैं और वही उनके पीछे जो है कहीं ना कहीं करप्शन के दाग मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौज के सामने खड़े नहीं हो सकते, वो अपना काम कर नहीं सकते क्योंकि उनके पीछे करप्शन होती है, स्किल भी उनके पास नहीं होता और काम भी आगे नहीं कर सकते। इसलिए वो फ़ौज को निशाने पर रख के अपना जो दाग है उसको छुपाना चाहते हैं। उसके बाद इस निज़ाम के तहत जब तक नए लोग ऊपर नहीं आते और वो नए लोग, वो नए नौजवान जिनका मकसद, जिनका मकसूद वो एक नज़रिया हो, वो नज़रिया जो नज़रिया पाकिस्तान है, वो नज़रिया जो कुछ कर मिटने का एक जज्बा हो, ऐसे नौजवान जब तक आगे नहीं आते उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर सिविलियन बलादस्ती का ख्वाब पूरा नहीं होता। और बिल्कुल आर्मी की तरह मेरिट पे जब तक सियासतदानों का एक एहतसाब नहीं होता, मेरिट पे सियासतदानों की जब सिलेक्शन नहीं होती, अगर आपने अनपढ़ और जाहिली सियासतदान भी भर्ती करने हैं, अगर वो सियासतदान भर्ती करने हैं जिनके यहाँ करप्शन के दाग लगे हुए हैं, जिनको कुछ स्किल भी नहीं है, तो उन्होंने फिर किस तरह से इस मुल्क के अंदर सिविलियन बलादस्ती कायम करनी है। इसके साथ साथ अब ये सियासतदान जब सियासत को इबादत समझेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक नज़रिए के तहत चलेंगे और सिविलियन बलादस्ती कायम होगी। इसलिए अर्ज़ ये है कि आप अगर वाकई मुहिब वतन हैं तो मेहरबानी करके इस पाक फ़ौज को हर वक्त अपने तीरों का, अपनी गनों का निशाना मत बनाया करें, क्यों ये पाक फ़ौज ही है जो इस मुल्क को कायम और दायम की हुई है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें
اور آپ اپنی رائے کمنٹس کی صورت میں اس ویڈیو کے کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔